अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइटेशन। मैं हूं एडवोकेट मियां मोहम्मद अजीम और हमारा टॉपिक जो जेर बहस है वो है गिफ्ट डीड। व्यूअर्स, हमारे इस टॉपिक के ऊपर पहले भी कुछ वीलॉग्स मौजूद हैं जिनमें हमने गिफ्ट डीड के बेसिक के मुतालिक जाना है। गिफ्ट डीड के 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स के ऊपर हमने बातचीत की और उसको समझने की कोशिश भी की। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनको देखना इंतहाई जरूरी है अगले वीलॉग्स को देखने के लिए। उनको देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्यूअर्स, हम गिफ्ट डीड के 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बात करते चले आ रहे हैं। मान लीजिए कि गिफ्ट डीड के जो दोनों इंग्रेडिएंट्स हैं यानी ऑफर और एक्सेप्टेंस वो पूरे हैं, उसके बाद कब्जा भी मुंतकिल कर दिया गया है। क्या इसके बावजूद भी कोई ऐसे लम्हात होते हैं कि जिनके ऊपर रिलायंस करते हुए गिफ्ट को कैंसिल किया जा सकता है? जी तो व्यूअर्स, गिफ्ट डीड को लिखने के बाद अगर सब रजिस्ट्रार के पास आप नहीं लेके जाते या उसके ऊपर आप उसको रजिस्टर्ड या इंतकाल नंबर नहीं लगवाते, फिर गिफ्ट डीड के अंदर अगर जो चीज आप गिफ्ट कर रहे हैं उसके मुतल्लक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी जाती कि प्रॉपर्टी कहां वाक़या है या जो मूवेबल प्रॉपर्टी है लाइक गाड़ी वगैरह है उसका इंजन नंबर, जेसी नंबर, कौन से कलर की है, वो नहीं लिखते, तो क्या ये चीजें गिफ्ट के ऊपर असरअंदाज होती हैं? क्या ये उसके वैलिडिटी या उसके गलत होने के ऊपर असरअंदाज हो सकती है या नहीं? तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हिबानामा को रजिस्टर्ड ना करवाना ये एक छोटा सा अमल कैसे गिफ्ट डीड को खारिज करवा सकता है। तो इसके ऊपर जो साइटेशन है वो है PLD 2011 पिशावर 10 डिसाइडेड बाय मिस्टर जस्टिस शाहजहान खान यूसुफजई ऑन 1 अक्टूबर 2010 सिविल रिविजन नंबर 303 पिशावर हाई कोर्ट। इस केस में बेटे ने एक हिबानामा बनवाया जिसमें वालदा की तरफ से की गई तमाम तर प्रॉपर्टी को उसमें गिफ्ट कर दिया गया। बाद में वालिद और वालदा के फौत होने पर उस बेटे ने केस दायर किया कि बाकी भाइयों को प्रॉपर्टी ना देते हुए इस हिबानामा पर चलते हुए इस प्रॉपर्टी को मेरे नाम ट्रांसफर कर दिया जाए, जिस पर नीचे वाली अदालतों ने इस हिबानामा को दुरुस्त करार देते हुए भाई के हक में यह फैसला कर दिया। बाद में बहन ने हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया और उसमें यह मौकफ इख्तियार किया कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के मुताबिक हर वो डॉक्यूमेंट जिसकी कीमत 100 रुपए से ज्यादा होती है उसको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है और लाजम भी है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं किया गया और वालिद और वालदा के फौत होने पर यह केस दायर किया गया है, जबकि वालिद और वालदा ने अपनी हयाते जिंदगी में किसी गिफ्ट डीड के बारे में नहीं बतलाया और ना ही कोई ओवर एक्ट किया था। हिबानामा के ऊपर ना ही किसी गवाहान के शनाख्ती कार्ड नंबर और ना ही डोनर के शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद हैं। कोई भी गवाह कोर्ट में गवाही देने अभी तक नहीं आया, लिहाजा हिबानामा एक कमजोर डॉक्यूमेंट तस्वर होता है और इसको खारिज फरमाया जाना जरूरी है, जिसके ऊपर अदालत ने उस हिबानामा को खारिज कर दिया। इसी तरह 2016 YLR 315 कराची हाई कोर्ट सिंध, इस साइटेशन में भी बताया गया है कि हिबानामा का वो डॉक्यूमेंट जिसकी मालियत 100 रुपए से ज्यादा होगी वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के सब सेक्शन 1 के मुताबिक उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है, जबकि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होता तो उसको फेक और बोगस करार दिया जा सकता है और इस केस में भी हिबानामा को बोगस करार देते हुए उसको खारिज कर दिया गया और इस वजह से भी उसको खारिज कर दिया गया कि प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा सेल हो चुका था, तब भी इस हिबानामा को मंजर आम पर नहीं लाया गया। तो लिहाजा इतनी देर के बाद इस हिबानामा का आ जाना भी मशकूक करार दिया जाता है और इसके ऊपर भी हिबानामा को खारिज किया गया था। इस पर अगर मजीद साइटेशंस की बात करें तो 2016 YLR 1248, 2014 CLC 1343 एंड 2010 SCMR 342। अब हम आगे बात करते हैं कि प्रॉपर्टी का मोहल्ले वकू बयान नहीं किया गया, उसकी सही तरीके से डिस्क्रिप्शन नहीं बताएगी, प्रॉपर्टी का मौजा, खेवट नंबर, खतूनी नंबर उस हिबानामा में नहीं लिखा गया था।
या अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल की बजाय मूवेबल थी तो उस प्रॉपर्टी का रंग, उस प्रॉपर्टी का नंबर, चेसी नंबर या कुछ भी ऐसा जिससे उस प्रॉपर्टी को बड़े अच्छे तरीके से पहचाना जा सके वो मौजूद नहीं था। अब मान लीजिए कि एक बंदा जिसने प्रॉपर्टी अपनी हिबा करनी है, उसकी दो प्रॉपर्टीज थी, एक इस्लामाबाद में और एक लाहौर में। उसने हिबानामा में किसी एक प्रॉपर्टी को हिबा करने के बारे में लिख दिया, लेकिन उस हिबानामा को पढ़ने के बाद ये पता नहीं चल पा रहा कि वो प्रॉपर्टी इस्लामाबाद वाली है या वो लाहौर वाली प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर रहा है। तो क्योंकि ऐसे हिबानामा का एग्जीक्यूशन मुमकिन नहीं है, यानी बाद में वो प्रॉपर्टी कौन सी दी जाएगी ये बताना मुश्किल है, तो उसको जैली और फर्जी तस्वर करते हुए उसको खारिज फरमाया गया है। तो इसके ऊपर जो साइटेशन है वो है 2001 YLR 2903 decided on 9th May 2001 सिविल डिवीजन नंबर 359 लाहौर हाई कोर्ट। इस केस में पोतों ने तायों और चचों से 1997 में एक प्रॉपर्टी को हिबा करवा लिया। बाद में कोर्ट में केस किया कि इस प्रॉपर्टी को हमारे नाम ट्रांसफर कर दिया जाए, जिस पर नीचे वाली अदालतों ने उस केस को खारिज फरमा दिया। बाद में हाई कोर्ट में अपील करने पर उसको इस बिना पर खारिज कर दिया गया कि प्रॉपर्टी की सही तरीके से डिस्क्रिप्शन मौजूद नहीं है, लिहाजा इसको खारिज फरमाया जाता है। और कब्जा मुंतकिल करने का भी कोई प्रॉपर सबूत नहीं है, और अगर ज्वाइंट कब्जा भी हो, ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो, तो उसमें कब्जा मुंतकिल करने के लिए ओवर एक्ट करना जरूरी है। इसके ऊपर हम पीछे मुकम्मल तफसील से पढ़ चुके हैं। तो लिहाजा इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इस हिबानामा को खारिज किया जाता है। इस पर अगर मजीद साइटेशंस की बात करें तो 2019 CLC 1710, 2017 MLD 1941 इसमें प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन के रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया गया है। अगली प्रेपोजिशन की बात करें तो गिफ्ट डीड हमेशा एक साउंड माइंड आदमी और एक मेजर आदमी ही कर सकता है जो कि सोचने समझने की ताकत रखता हो। और अगर गिफ्ट डीड करने वाले का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त ना हो तो वो अगर गिफ्ट कर दे तो उस सूरत में क्या वो गिफ्ट इलीगल तस्वर होगा या नहीं। तो इसके ऊपर जो साइटेशन है वो है 2017 CLC Note 6 decided by Mr. Justice Muhammad Tariq Abbasi on 24th December 2014 सिविल रवैया नंबर 210 लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच। इस केस में बाप ने अपनी बेटी को हिब्बा कर दिया, बाद में उसका कब्जा भी मुंतकिल करते हुए उसके नाम इंतकाल भी करवा दिया, जिसको बाकी वारसान ने कोर्ट में चैलेंज करते हुए ये मौकफ इख्तियार किया कि डोनर जो गिफ्ट करने वाला था उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, वो बीमार था और डेथ बेड पर था, लिहाजा इस सूरत में किया गया हिबानामा इल्लीगल तस्वर होता है और इसको खारिज किया जाए। जिस पर दोनों तरफ से दलाइल देने के बाद ये नतीजा निकला कि गिफ्ट डीड के तमाम तर इंग्रेडिएंट्स पूरे हो रहे हैं। गिफ्ट करने वाले ने उसको अपनी जिंदगी में कभी चैलेंज नहीं किया और ना ही कभी चैलेंज करने का इंदिया दिया। दोनों पार्टीज गिफ्ट होने और इंतकाल होने के बाद काफी अरसा तक इकट्ठे रहते रहे, तो लिहाजा इस गिफ्ट डीड को सही तस्वर करते हुए पहले केस, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में अपील और अब सिविल रिवीजन खारिज की जाती है। इस पर अगर मजीद साइटेशंस की बात करें तो 2010 YLR 1663, 2017 CLC 352 इनमें बताया गया है कि ऐसा बंदा जो कि बीमार हो, डेथ बेड पर हो या अनसाउंड माइंड हो तो वो हिबानामा नहीं कर सकता और इसी बिना पर हिबानामा को रिवोक कर दिया गया है। हमारी आज की अगली और आखिरी प्रेपोजिशन है कि पावर ऑफ अटर्नी की बिना पर, चाहे वो जनरल पावर ऑफ अटर्नी हो यानी जिसको मुख्तारनामा आम कहते हैं, या वो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी हो जिसको मुख्तारनामा खास भी कहा जाता है, कि बिना पर हिबानामा नहीं कर सकता। चाहे मुख्तारनामा में साफ साफ लिखा ही क्यों ना गया हो कि ये हिबानामा कर सकता है, लेकिन फिर भी वो हिबानामा नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो वो इल्लीगल तस्वर होगा। अगर बड़ा ही जरूरी हो कि वो हिबानामा करना जरूरी है तो उस सूरत में
पावर ऑफ अटर्नी जो दे रहा है उसके साथ मुशावरत करके उसकी रजामंदगी के साथ ही हिबानामा किया जा सकता है और बाद में उस की गई मुशावरत को साबित करना भी जरूरी है। तो इसके ऊपर जो साइटेशन है जिसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि बगैर मुशावरत के हिबानामा हो ही नहीं सकता और ऐसा हिबानामा जिसमें पावर ऑफ अटर्नी करने वाले को खुद को फायदा हो रहा हो वो इलीगल तस्वर होगा। तो इसके ऊपर जो साइटेशन है वो है 2021 SCMR 1298 डिसाइडेड बाय डिवीजन बेंच। इस पिटीशन में बताया गया है कि मुख्तारनामा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 182 और 202 डील करते हैं। इसके मुताबिक ऐसा अटॉर्नी जिसका फायदा उसको खुद हो रहा हो या उसके वारसान को हो रहा हो तो वो पावर ऑफ अटर्नी इलीगल कहलाएगा और उसके बाद अगर उस पावर ऑफ अटर्नी की बिना पर हिबानामा उसने अपने ही किसी वारसान के नाम या अपने नाम मुंतकिल करवा लिया गया हो तो वो हिबानामा भी जाली और फर्जी तस्वर होगा क्योंकि इसमें मुशावरत शामिल नहीं है। और फिर भी अगर वो हिबानामा करता है तो उसमें एजेंट यानी जिसको पावर ऑफ अटर्नी दिया गया है वो प्रिंसिपल से यानी जो पावर ऑफ अटर्नी दे रहा है से मुशावरत किए बगैर हिबानामा करता है तो वो फिर भी इलीगल तस्वर होगा चाहे उस मुख्तारनामा में गिफ्ट करने का इख्तियार ही क्यों ना दिया गया हो। तो इससे हमें यह वाज़िया होता है कि पहली बात वो हिबानामा कर ही नहीं सकता और दूसरी बात अगर एजेंट यानी जिसके पास मुख्तारनामा की पावर हो गई है वो प्रिंसिपल यानी जिससे वो मुख्तारनामा ले रहा था कि मुशावरत के बगैर नहीं कर सकता और अगर वो मुशावरत के साथ करता भी है और उसका फायदा उसको अपने ऊपर या अपने किसी वारसान को दिलाता है तो फिर भी वो हिबानामा और वो मुख्तारनामा जाली और फर्जी तस्वर होके उसको रिवोक कर दिया जाएगा। अब हम अगली साइटेशन देख लेते हैं जिसमें इस बात की बेहतर तरीके से वजाहत हो सकेगी। वो है 2022 SCMR 1262 डिसाइडेड बाय डिविजनल बेंच। इसमें सबसे पहले बताता चलूं ताकि इस साइटेशन को समझने में ज्यादा आसानी होगी कि जो मुख्तारनामा की पावर देता है यानी जो कहता है कि मेरे बिहाफ पे आप ये सारा कुछ कर सकते हो उसको प्रिंसिपल कहते हैं और जिसको वो पावर मिल रही होती है उसको एजेंट कहते हैं। अब इस केस में मुख्तारनामा की बिना पर मुख्तारनामा की पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए एजेंट ने अपने बेटे को जायदाद का हिबा कर दिया। बाद में बेटे ने हिबानामा की बिना पर केस दायर किया कि उसको कब्जा दिया जाए जिससे यह बात खुलकर सामने आई कि यह हिबा हो चुका है जिसके बाद यह साबित हुआ कि हिबानामा 4/9/2012 को हुआ जबकि पावर ऑफ अटर्नी को 5/9 यानी उससे अगले दिन ही वापस ले लिया गया था जिससे यह जाहिर होता है कि यह हिबानामा जाली और फर्जी बनाया गया था और दूसरा इसमें प्रिंसिपल की मुशावरत या कंसेंट शामिल नहीं थी और ना ही एजेंट उस प्रिंसिपल की मुशावरत को यह बता पाया था। तो लिहाजा इन सब चीजों के ऊपर उस हिबानामा को जाली और फर्जी तस्वर किया जाता है और उस इंतकाल को सेटासाइड करते हुए उस हिबानामा को खारिज किया जाता है। इस पर अगर मजीद साइटेशंस की बात करें तो 2022 SCMR 1398, 2022 SCMR 64, 2021 SCMR 772 इन तमाम साइटेशंस में पावर ऑफ अटर्नी के गलत इस्तेमाल से लेकर पावर ऑफ अटर्नी को गलत करार देने से लेकर पावर ऑफ अटर्नी के बिना पर हिबानामा जिसमें प्रिंसिपल की कंसेंट शामिल नहीं है सब पॉइंट को बड़ा क्लियरली और साफ करके वाज़िया करके बताया गया है और इन सब वजूहात की बिना पर हिबानामा को जाली और फर्जी करार दिया गया है। तो व्यूअर्स आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे इसी टॉपिक की नई साइटेशंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।